वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 15 जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज यूज्ड फॉर द सिस्टमैटिक पैटर्न्स ऑफ रिवर. While observing the physiography of India, it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into a single river. अब अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम का, तो जो वर्ड ड्रेनेज है वो यूज होता है सिस्टमैटिक पैटर्न्स ऑफ रिवर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम रिवर्स के बारे में देखेंगे, रिवर्स कैसे फॉर्म होती है, कैसे रिवर्स अपनी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज से एक रिवर बनती है। तो इंडिया के फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग रिवर्स अपनी ट्रिब्यूटरीज लेके आती है। जैसे कि आप देखते हो पेड़ होता है, पेड़ के कैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है बट इट्स ऑल ओवर वन ट्री। वैसे ही रिवर्स जो होती है वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज अलग अलग जगह से आती है और बाद में लास्ट में एक रिवर में मर्ज हो जाती है। The water of these rivers is emptied into a water reservoir, sea or a desert. लास्ट में ये जो नदियां होती है ये या तो सूख जाती है, ठीक है, या तो फिर कोई समुंदर के साथ मर्ज हो जाती है या फिर डेजर्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। Thus, when a river flows through its system in its any area, it is called a river basin. और अब ये मेन समझने वाली बात है, व्हाट इज रिवर बेसिन। तो जब नदी अपने आप में फ्लो करती है, ठीक है, जब नदी फ्लो होती है तो वो जिस एरिया के साथ कांटेक्ट में आती है उसके आसपास के एरिया को क्या बोला जाता है, रिवर बेसिन बोला जाता है। सपोज एक जो रिवर है, ठीक है, वो चल रही है, वो बह रही है, उसके आसपास की जितनी भी जगह है और वो रिवर जहां जहां पर बह रही है उसको रिवर बेसिन बोला जाता है। When a mountain or an upland separate the flow of water from one another, it is called water divided. फिर एक नदी बह रही है और उसके बीच में कोई पहाड़ आ गया या कोई अपलैंड आ गया, यानी कि कोई ऊंची इमारत आ गई और उसकी वजह से क्या होता है कि जब नदी आपस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नदी है, बीच में पहाड़ आ गया तो वो नदी क्या होगी, दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको बोला जाता है वाटर डिवाइड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। The drainage system of India flows its physiography according to the drainage system of India is divided into two types. हमारे इंडिया के फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमारा ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट है हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड है पेनिसुलर रिवर्स। Rivers of India divided into two zones according to the physical feature. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and Peninsular rivers. इंडिया जो है वो फिजियोग्राफिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिमालयन रिवर्स और एक पेनिसुलर रिवर्स। और ये दोनों ही जोन्स में अगर हम बात करें तो दोनों ही रिवर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हिमालयन रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अगर हम हिमालयन रिवर की बात करें, जो हिमालयन इंडिया के नॉर्थन हिस्सों में जो रिवर आती है वो वहां पर आपको 12 महीने आपको सालों साल पानी देखने को मिलता है। दिस रिवर्स आर perennial because of this increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to the melting of snow during summer. हिमालयन रिवर्स में आपको पूरे साल पानी क्यों देखने को मिलता है ज्यादा, क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होती है, हैवी रेन्स की वजह से वहां पर नदियों में पानी रहता है। और सेकंड, जब समर होती है, जब गर्मियां होती है तो जो नॉर्थ की बर्फ है वो पिघलने लगती है जिसकी वजह से उन नदियों में आपको पानी देखने को मिलता है। टू मेजर रिवर्स ऑफ हिमालय, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालयन की सबसे ज्यादा दो जो मेन रिवर्स है वो है सिंधु रिवर्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ओरिजिनेट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम, these rivers have cut deep gorges by cutting the mountains. Himalayan river across a long way from its origin to the sea. अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो नॉर्थन पार्ट में ही इनका ओरिजिनेट होता है, मतलब वहीं से ये नदियां शुरू होती है और बाद में बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की वजह से ये नदियां अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है और बहुत ही लंबा सफर तैर करके ये ओशंस के साथ यानी कि सी के साथ मर्ज हो जाती है। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर। रिवर कैसे अलग अलग स्टेज में होते हुए पहाड़ों से निकलती है, ठीक है, हम देखते हैं, सुनते हैं, मूवीज में सुना है कि जो नदियां होती है वो पहाड़ों से निकलती है, फिर धीरे धीरे हमारे तक लैंडफॉर्म तक आती है। तो अब देखते हैं कि कैसे रिवर सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर में मेन 3 स्टेज होते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। When a river starts from mountainous region, it causes intense erosions. It carries huge volume of sand and sediments along with it. जब नदी होती है वो पहाड़ों से जब निकलती है तो वो बहुत ज्यादा इरोजन करती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इरोजन? तो इरोजन यानी कि एक नदी जो होती है वो अपने साथ ही मिट्टी, सेंडिमेंट्स, बहुत सारी चीजें लेके चलती है। तो जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो उसके साथ बहुत ही हाई वॉल्यूम में मिट्टी भी आ रही होती है, सेंडिमेंट्स आ रहे होते हैं, अलग अलग डिपोजिट्स आ रहे होते हैं, वो सारी चीजें नदियों के साथ आती है। Its flow decrease in its middle and lower course.
जो नदियों का फ्लो होता है वो मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। सपोज आप एकदम से पानी आप फेंकते हो, ठीक है, तो जो पानी फेंकते हो तो पहले स्पीड में पानी जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेम इन अ वे ऑफ रिवर होता है कि जब रिवर पहाड़ों से निकलती है तो वो बहुत ही स्पीड में आती है और धीरे धीरे मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स तक उसकी स्पीड कम हो जाती है। मेंडर्स आर सीन हियर, ठीक है, यहाँ पर मेंडर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मेंडर्स यानी बेसिकली क्या बोला जाता है कि आपको जो नदियों के टर्न्स होते हैं, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर आप देखते हो कि मेंडर्स जहाँ पे ना वहां पर एक वी शेप का टर्न होता है और यही मेंडर्स की वजह से क्या होता है कि फ्लड आता है, क्योंकि जब मेंडर्स होता है तो वो एक वी शेप क्रिएट कर रहा होता है। जब उसी टाइम पर वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी का तो क्या होता है कि वो टर्निंग से पानी बाहर आ जाता है नदियों की वजह से और वहीं पर क्या हो जाता है, फ्लड क्रिएट होता है। अ लेक इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ एनिमल्स हूफ नियर इट्स डेल्टा, और वहीं पर लेक भी फॉर्म होता है। आप देख सकते हो कि जो डेल्टा रीजन क्रिएट होता है वहीं पर क्या फॉर्म होता है, लेक फॉर्म होता है। जब नदियां ऊपर से आती है, ठीक है, मिडिल कोर्स में आती है, फिर मेंडर्स क्रिएट होते हैं यानी कि नदी जिगजैग फॉर्म में आगे फ्लो करती है, उसके बाद लोअर कोर्स यानी कि एक लैंड फॉर्म पर आ जाते हैं, उसके बाद लेक्स भी क्रिएट होते हैं। जब पानी एक फ्लो को छोड़ के अलग तरफ चला जाता है तो वहां पर क्या फॉर्म होते हैं, लेक फॉर्म्स होते हैं। और रिवर इज डिवाइडेड इनटू मेनी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, नदियां जो होती है वो अलग अलग बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है, क्योंकि नदी है, ठीक है, अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नदी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के बाद पानी अपनी जगह ढूंढ लेता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, आगे फ्लो होना शुरू कर देता है और वो एक ट्रिब्यूटरी क्रिएट हो जाती है। This divided area turns into a very fertile plain in a triangular shape. This is called delta. अब डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा यानी क्या होता है, जब नदी एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट करती है। आप देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि डेल्टा जो है ना वो एक ट्रायंगुलर शेप है, वो एक जमीन के तीनों तरफ क्या है, रिवर है, और बीच में जो है वो एक जगह है जहां पर रिवर नहीं है, वहां पर एक लैंड है और उस लैंड को बोला जाता है डेल्टा, जो ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि आसपास बहुत सारे सेंडिमेंट्स के साथ रिवर आई हुई होती है, तो ये जो डेल्टा रीजन होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल आपको देखने को मिलेगा। पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनेबल बिकॉज देयर आर डिपेंड ऑन रेन वाटर। अगर हम बात करें अभी पेनिसुलर रिवर्स की, तो पेनिसुलर रिवर्स जो है वो सीजनेबल रिवर्स है, कभी आपको उसके अंदर पानी देखने को मिलेगा, कभी पानी नहीं भी होगा। क्यों यहाँ पर सीजनेबल पानी देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जो नदियां होती है वो रेन वाटर पर डिपेंड करती है, यानी कि जब बारिश आती है तो इसके अंदर पानी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेनिसुलर के यहाँ पर कोई स्नो नहीं है, ना यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन देयर फ्लो इज आइदर रिड्यूस और इट्स टोटली स्टॉप। जब ड्राई सीजन होता है यानी कि समर जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो पेनिसुलर रिवर्स में या तो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो सूख जाता है या फिर एक फ्लो आपको कम होने देखने को मिलेगा, पानी बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स देयर लेंथ इज आल्सो लेस एंड आर आल्सो शैलो। अगर हम हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स को कंपेयर करें तो पेनिसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में छोटी होती है, शैलो होती है, यानी कि बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा पतली रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। Due to this physiography and the slope of the mountains, most of the peninsular river originate in the western Ghats. फिजियोग्राफी को लेके या फिर अगर हम बात करें माउंटेनियस स्लोप को लेके, तो मोस्ट ऑफ दी जो पेनिसुलर रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट के अंदर ओरिजिनेट होती है। फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट से ये नदियां निकलती है, ईस्ट की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज हो जाती है। वेस्टर्न घाट सर्व एज द मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिसुलर रिवर्स। वेस्टर्न घाट जो है वो एक मेजर बोलते हैं कि पेनिसुलर रिवर्स का जो मैक्सिमम वाटर आता है वो वेस्टर्न घाट से ही नदियों में आता है और धीरे धीरे वो फ्लो होता है ईस्ट की तरफ और बाद में बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। हमने देखा कि दो तरह की रिवर्स देखने को मिलती है, हिमालयन रिवर्स और एक पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के बारे में इन डिटेल देखते हैं। सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर मेजर रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। हिमालयाज के अंदर तीन सबसे मेजर रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है वो है सिंधु रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस रिवर्स आर लॉन्ग एंड मेनी ट्रिब्यूटरीज मीट देम। ये नदियां बहुत ज्यादा लंबी है और उसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा दूसरी नदियां जो होती है वो भी मर्ज होती है। When a large number and her many tributaries meet, they form a shape which is called system. जब एक रिवर बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा दूसरी ट्रिब्यूटरीज मिक्स हो जाती है तो उसको एक शेप, उसको एक सिस्टम बोला जाता है। पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट होता है। सबसे फर्स्ट देखते हैं सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु नदी को इंदस रिवर भी बोला जाता है। तो सिंधु रिवर सिस्टम में क्या है, रिवर सिंधु इमर्जेस फ्रॉम नियर मानसरोवर इन तिब्बत।
जो सिंधु नदी है वो शुरुआत कहां से होती है, कहां से ये इमर्ज होती है, तो तिब्बत के मानसरोवर से ये रिवर शुरू होती है। फर्स्ट इट फ्लो टू नॉर्थ एंड देन टर्न्स वेस्टवर्ड। ये नदी बहते हुए नॉर्थ की तरफ आती है और उसके बाद वेस्ट की तरफ ये नदी आगे बढ़ती है। देयर इट एंटर्स लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद सिंधु रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। इट हैज फाउंड मैनी इनएसेंशियल गॉर्जेस। ठीक है, सिंधु रिवर जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके की दूसरी रिवर्स भी इमर्ज करती है। बिकॉज क्या होता है कि जब एक रिवर फ्लो करती है, बीच में कोई माउंटेन या कोई भी ऐसा सब्सटीट्यूट आता है, तो उसके बाद वो रिवर क्या होती है, डाइवर्ट होने लगती है, उसकी ब्रांचेस बनने लगती है। तो सिंधु रिवर्स की बहुत ज्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। रिवर जास्कर, नुबारा, शोयक, हुंजा, मीठर, ये जितनी भी रिवर्स है, जंस्कार, नुबारा, शोयक, हुंजा, ये सारी सिंधु रिवर्स को ही मिलती है। सतलुज, बियास, रवि एंड झेलम आर मेन ट्रिब्यूटरीज। सिंधु रिवर की सबसे मेन जो रिवर्स है वो है सतलुज, ब्यास, रवि और झेलम नदियां। These 5 rivers meet river Sindhu near मिठानकोट इन पाकिस्तान। ये पांचों नदियों का समूह होता है। ये पांचों नदी एक दूसरे से मीट करती है, कौन सी जगह पर, पाकिस्तान के मिठानकोट में। The combined flow of all these rivers ultimately flows southwards and meet the Arabian Sea। जब ये पांचों नदी एक दूसरे के साथ मीट करती है, उसके बाद ये पांचों नदी साउथ की तरफ फ्लो करना शुरू करते हैं और उसके बाद अरेबियन सी में जाकर ये नदी समाप्त होती है। दिस रिवर फ्लो एट अ स्लोअर स्पीड इन द प्लेन। ये रिवर्स आगे से, मतलब जब इसका ओरिजिनेट होता है तब बहुत स्पीड में आती है, बट जैसे जैसे ये प्लेन्स यानी कि नॉर्मल लैंड पर आती है उसके बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अबाउट 1/3 ऑफ इट्स बेसिन फॉल्स इन माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। 1/3 यानी कि पूरे सिंधु रिवर का 1/3 हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में फ्लो करता है। नेक्स्ट अब हमारा है गंगा रिवर सिस्टम। रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा इमर्जिंग फ्रॉम द गंगोत्री एरिया इन हिमालयस मर्क बीच ईदर नियर देवप्रयाग उत्तराखंड। गंगा रिवर सिस्टम कैसे सिचुएट होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, तो गंगोत्री एरिया के अंदर 2 नदियां निकलती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी एक दूसरे के साथ मर्ज होती है और वहां से शुरुआत होती है गंगा रिवर की। गंगा रिवर जो है वो माउंटेनियस रीजन में ही फ्लो करती है और हरिद्वार में वो लैंड लेवल पर फ्लो करना शुरू करती है। गंगा लीव्स द माउंटेनियस टेरेन एंड एंटर प्लेन नियर हरिद्वार। Many Himalayan rivers meet Ganga. Among them are Gankhara, Gadak and Kosi are major rivers. बहुत सारे हिमालयन रिवर्स है जो गंगा नदी के साथ मर्ज हो जाती है, जैसे गंखरा, गोडक, कोसी, ऐसी रिवर्स है जो क्या करती है, गंगा नदी के साथ मर्ज हो जाती है। यमुना एमर्जेस फ्रॉम यमुनोत्री इन हिमालयस। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है। फ्लोइंग टू द राइट साइड ऑफ गंगा इट मर्जेस विद गंगा नियर इलाहाबाद। गंगा के राइट साइड में यमुना नदी फ्लो करती है और लास्ट में इलाहाबाद के अंदर यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के साथ मर्ज हो जाती है। द सोर्स ऑफ गंकारा, गाडक एंड कोसी रिवर लाइज इन नेपाल। अगर हम बाकी 3 रिवर की बात करें जो गंगा नदी के साथ मर्ज होती है, गाकरा, गादक एंड कोसी, तो इनके जो सोर्सेज है वो नेपाल से सिचुएट करते हैं। हेंस द मॉडर्न प्लेन एक्सपीरियंस फ्लड डिजास्टर एवरी ईयर। और इसी वजह से वहां पर अक्सर आपको फ्लड देखने को मिलती है, बिकॉज तीनों रिवर एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं गंगा नदी के साथ, तो वहां पर बहुत ही हाई वॉल्यूम वाटर देखने को मिलता है। There is a heavy loss of lives and property in some areas, yet India has been able to attain prosperity in agriculture through the fertile plain formed by this river। और उसी वजह से नेपाल की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और लिव्स डैमेज होती है। और अगर यहीं पर इंडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में हमको फायदा होता है, क्योंकि ये जो रिवर्स है बहुत ज्यादा फर्टिलिटी लेके आती है और इससे हम बहुत ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर करते हैं। Few rivers like चंबल एंड बेटवा originate in Peninsula Plateau and meet यमुना। कुछ रिवर है जैसे चंबल और बेटवा रिवर है जो पेनिसुला प्लेट्यू के अंदर ओरिजिनेट होती है और आगे चलकर यमुना नदी के साथ मर्ज हो जाती है। सन रिवर मीट्स गंगा। सन नाम की जो नदी है वो गंगा नदी के साथ मर्ज हो जाती है। दिस रिवर ओरिजिनेट इन सेमी एरिड एरिया, देयर फ्लो लेंथ इज शॉर्टर एंड हैव लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब सन और गंगा नदी जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होती है तो वहां पर सेमी एरिड एरिया देखने को मिलता है, यानी वहां पर इतना पानी होता नहीं है और कम पानी होने की वजह से वहां पर आपको वाटर का वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलेगा। The combined flow of the river from north and south is divided ahead into 2 branches. One branch enters Bangladesh and is known as Padma. Another branch is known as Bhagirathi Hooghly in West Bengal. ये जो कंबाइंड फ्लो आगे से चलता है गंगा नदी का, ये गंगा नदी का
फ्लो अगेन जब साउथ में आता है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक जो हिस्सा होता है वो बांग्लादेश में चला जाता है जिसको पद्म नाम से जाना जाता है, और एक जो हिस्सा होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ यानी कि वेस्ट बंगाल में चला जाता है जिसको भागीरथी हुगली नाम से भी जाना जाता है। फाइनली दिस टू ब्रांचेस मीट द बे ऑफ बंगाल, और ये दोनों ही ब्रांचेस, एक जो पद्मा जो बांग्लादेश में जा चुकी है वो भी घूम फिर के बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, और एक जो वेस्ट बंगाल में आती है भागीरथी और हुगली रिवर वो भी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश मर्जेस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर कंबाइंड फ्लो इज कॉल्ड मेघना। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेशली पद्मा की, पद्मा यानी कि जो गंगा का हिस्सा, जो गंगा नदी का हिस्सा बांग्लादेश में जाता है वो पद्मा रिवर आगे चलकर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिक्स हो जाती है, और जब ब्रह्मपुत्र रिवर और पद्मा रिवर कंबाइन होती है तो उस जगह को मेघना बोला जाता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज मोस्ट फर्टाइल डेल्टा एंड इज नोन एज सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा क्रिएट होता है, ठीक है, वो मोस्ट फर्टाइल डेल्टा माना जाता है और उस जगह को जाना जाता है सुंदरवन की नाम से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट नियर मानसरोवर इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी मानसरोवर में से ओरिजिनेट होती है जो तिब्बत के पास आया हुआ है। इट्स सोर्सेस इज द नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर सिंधु एंड सतलुज। इन ब्रह्मपुत्र रिवर भी वहीं से ओरिजिनेट होती है जहां से सिंधु और सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज आउटसाइड ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया से ज्यादा ऑलमोस्ट 90 या 80% जितना भी फ्लो है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो इंडिया के बाहर ही होता है। द रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है वो हिमालयन माउंटेन के ईस्ट की तरफ है और वो एकदम पैरेलल चलता है। नियर नामचा बरवा इट टेक्स यू शेप टर्न्स एंड एंटर अरुणाचल प्रदेश। एक जगह है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा नाम की जगह पर ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा यू टर्न मारती है यानी कि यू टर्न शेप होता है, और वो कहां पर एंटर करती है? इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। Here it is known as दिहांग, और वहीं पर इस नदी का नाम और इस पर्टिकुलर जगह का नाम है दिहांग। द रिवर विथ लोहित एंड कैनुला ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो लोहित एंड कैनुला ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर की है। इट्स कलेक्टिवली नोन एज ब्रह्मपुत्र इन आसाम, और आसाम के अंदर ये सबको मर्ज करने के बाद कौन से नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। देयर इज लेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन द रिवर इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर अगर हम बात करें तो रिवर्स के अंदर लेस सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है क्योंकि मेजॉरिटी स्नो होता है, वहां पर इतना मिट्टी आपको देखने को मिलेगी नहीं। इन इंडिया द रिवर पासिस थ्रू रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, सो फर्दर डाउन देयर इज मोर ऑफ वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स। मेनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन आसाम, थस रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन अ बैरेड फॉर्म। उसके बाद जब ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के साथ मिक्स होती है। आसाम के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के साथ मिक्स होती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, इसीलिए आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर एक बहुत ज्यादा रौद्र रूप में देखने को मिलती है। वहां पर हाई वॉल्यूम वाटर आपको देखने को मिलेगा। Every year there is a huge increase in its water as it overflows during rainy season. हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत पानी देखने को मिलता है, हर साल ये नदी ओवरफ्लो होती है। As a result, devastating floods often occur in Assam and Bangladesh. और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर हाई वॉल्यूम वाटर की वजह से अक्सर आसाम और बांग्लादेश के अंदर फ्लड का सिनेरियो देखने को मिलता है। There is a contrast in this river compared to other rivers of North India. नॉर्थ इंडिया की बाकी सारी रिवर्स और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अंदर एक अलग देखने को मिलता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर आउटसाइड ऑफ द इंडिया ज्यादा फ्लो करती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम वाटर देखने को मिलता है। ड्यू टू हैवी रेन्स इन आसाम ड्यूरिंग मॉनसून देयर इज अ ह्यूज डिपोजिशन। आसाम के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से इस रिवर के अंदर हाई डिपोजिशंस भी देखने को मिलते हैं। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन इट्स रिवर ब्रिंग्स इट्स बेड हायर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा सैंड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको बेड हायर भी बोला जाता है। सो देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर। सो बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो टाइम बाय टाइम, डे बाय डे या फिर बोल सकते हैं सीजन बाय सीजन उसका वॉल्यूम चेंज करते रहती है। ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इन इंडिया अलग अलग देखने को मिलता है और हाई वॉल्यूम वाटर इसके अंदर अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेनिसुलर रिवर्स के बारे में। वेस्टर्न घाट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन वाटर डिवाइड फॉर पेनिसुलर रिवर्स। हमने पहले भी देखा कि पेनिसुलर रिवर्स के लिए जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो एक घाट है वो है वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्ट की तरफ से ज्यादा पूरी रिवर्स बहती है।
मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिसुला आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। पेनिसुलर रिवर्स की जो मेन नदियां है, जो मेन रिवर्स है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और एक्सेट्रा। ऑल दिस रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। ये जितनी भी नदियां ये वेस्ट घाट से शुरू होती है और इंडिया के ईस्ट की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज हो जाती है। Many rivers flow to the west of Western Ghat. Large rivers like Narmada and Tapi flow from east to west and meet the Arabian Sea in the west. Western Ghats की कुछ ऐसी नदियां भी है जो वेस्ट की तरफ ही निकलती है और वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती है। पेनिसुलर रिवर्स की बड़ी नदियां जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, जो ईस्ट की तरफ से फ्लो करना शुरू करती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और लास्ट में अरेबियन सी में जाकर वो मर्ज हो जाती है। सबसे पहले नर्मदा बेसिन के बारे में देखते हैं। नर्मदा ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है, यानी कि वहां से शुरुआत करती है। It flows westward in a rift valley. It flows through a rocky terrain of marbles near Jabalpur and flow faster due to slope. नर्मदा नदी जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करती है, रिफ्ट वैली वगैरह पर वो फ्लो करती है। उसके बाद जो जबलपुर नाम की जगह है वहां पर आसपास पर वो रॉकी ट्रेन और मार्बल्स के साथ टकराती है। उसके बाद क्योंकि जबलपुर में एक स्लोप देखने को मिलता है, यानी पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है, नर्मदा नदी बहुत ही स्पीड में वहां पर फ्लो करती है। द धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड हियर, और वहीं पर जो एक टूरिस्ट स्पॉट जो है धुआंधार फॉल्स वो वहीं पर लोकेट करता है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो, मोस्ट ऑफ द रिवर्स मीट एट राइट एंगल्स। ठीक है, नर्मदा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, उनका लॉन्गर फ्लो नहीं है, शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज है, और जितनी भी रिवर्स है वो राइट एंगल पर मर्ज करती है। इट्स बेसिन एरिया इज स्प्रेड ओवर मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा नदी का जो बेसिन एरिया है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर स्प्रेड हुआ है। नर्मदा इज अबाउट 1312 किलोमीटर लॉन्ग। नर्मदा नदी जो है वो अराउंड 1312 किलोमीटर लंबी है। बेसिन क्या होता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। बेसिन मतलब नदी के आसपास का जो एरिया होता है उसको बेसिकली बेसिन बोला जाता है। सेकेंड जो बेसिन की बात करेंगे तो वह तापी बेसिन। सतपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तापी रिवर ओरिजिनेट इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तापी बेसिन जो है मतलब कि बेसिकली तापी नदी जो है वो ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट बेसिकली करती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से तापी नदी फ्लो करना शुरू करती है। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा। तापी रिवर भी रिफ्ट वैली होते ही फ्लो करती है और ये बिल्कुल पैरेलल होती है नर्मदा रिवर के, यानी कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली फ्लो करते हैं। एंड मीट्स अरेबियन सी, और लास्ट में तापी रिवर जो है वो भी अरेबियन सी के साथ मर्ज हो जाती है। इट इज एन एक्सटेंसिव बेसिन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तापी नदी का जो बेसिन है वो ज्यादातर स्प्रेड हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट इज वेरी नैरो। अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन यानी कि समुद्री इलाके की, तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में बहुत ही कम फासला है। यानी कि अगर आप देखते हो कि गुजरात के साथ कोस्टल प्लेन्स जुड़ी हुई है, बाकी सारे जो वेस्टर्न स्टेट्स है उनके साथ भी कोस्टल प्लेन्स जुड़ी हुई है, यानी कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस देखने को मिलता है। सो द रिवर्स हैव अ शॉर्टर फ्लो, और इसी वजह से जो पेनिसुलर रिवर्स है उनका फ्लो छोटा देखने को मिलता है। मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स हैव शॉर्टर कोर्स। जितनी भी रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है उनका जो बेसिकली जो रेंज होती है वो छोटी देखने को मिलती है। मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स आर साबरमती एंड माही। ठीक है, अगर वेस्ट की बात करें कि जो वेस्ट से ही निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है तो वो दो नदियां है, साबरमती और माही नदी, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और वेस्ट में ही मर्ज हो जाती है। तापी इज ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर लॉन्ग। तापी नदी जो है वो अराउंड 724 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोदावरी बेसिन। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स में जितनी भी नदियां आती है उसमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट नियर नासिक इन महाराष्ट्र। इसका ओरिजिनेट कहां से होता है, कहां से गोदावरी नदी शुरू होती है, तो महाराष्ट्र के नासिक के पास में जो वेस्टर्न घाट्स है वहां से ये नदी शुरुआत करती है। इट इज अबाउट 1465 किलोमीटर लॉन्ग। गोदावरी रिवर जो है वो अराउंड 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। इट फ्लोज टू द ईस्ट एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल। ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है। इट इज द लार्जेस्ट बेसिन अमॉन्ग द पेनिसुलर रिवर। सबसे बड़ा अगर बेसिन की बात करें तो टोटल पेनिसुलर रिवर्स में से सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी बेसिन ही है।
About 50% of its basin lies in Maharashtra and rest in the Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. गोदावरी नदी का बेसिन जो है 50% बेसिन अराउंड महाराष्ट्र के अंदर रेस्ट करता है और बाकी जो बचा 50% वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएट करता है. Many tributaries meet Godavari, among them Purna, Varda, Pranita, Manjara, वेंगंगा एंड पेनगंगा आर मेजर रिवर्स. ये सारी नदियां गोदावरी रिवर्स के साथ मर्ज होती है. गोदावरी एज अ लॉन्गर फ्लो एंड लार्ज बेसिन, सो इट इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ. क्योंकि गोदावरी नदी बहुत लंबी है और बहुत बड़ा बेसिन है, इसलिए इसको गंगा ऑफ साउथ भी बोला जाता है, यानी कि साउथ की गंगा बोला जाता है. अगर एमसीक्यू वगैरह में आता है कि विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, तो गोदावरी रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ. उसके बाद नेक्स्ट आता है महानदी बेसिन. महानदी ओरिजिनेट इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से ये शुरुआत होती है महानदी रिवर की. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड मीट बे ऑफ बंगाल. ओडिशा की तरफ ये फ्लो करती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है. इट इज अबाउट 860 किलोमीटर लॉन्ग. 860 किलोमीटर लंबी महानदी रिवर है. एंड एज अ बेसिन स्प्रेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा. और इसका जो बेसिन है, यानी कि ये नदी कहां पर स्प्रेड हुई है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा के अंदर. उसके बाद आता है कृष्णा बेसिन. इट ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के पास में जो महाबलेश्वर आया हुआ है, वहां से ये नदी ओरिजिनेट करती है. इट इज अबाउट 1400 किलोमीटर लॉन्ग. अराउंड 1400 किलोमीटर लंबी ये नदी है. तुंगभद्र, कोयना, घाट प्रभा, मूशी एंड भीमा आर मेजर ट्रिब्यूटरीज. ये सारी नदियां इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जिसके अंदर ये मर्ज होती है. इट्स बेसिन एक्सटेंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. कृष्णा नदी कहां पर स्प्रेड हुई है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के अंदर. लास्ट है कावेरी बेसिन. इट हैज इट्स ओरिजिन इन द ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज से ये ओरिजिन होती है, वहां से ये नदी शुरुआत होती है. एंड इट इज अबाउट 760 किलोमीटर लॉन्ग. अराउंड 760 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी है. अमरावती, भावनी, हेमवती, कालिनी आर मेजर ट्रिब्यूटरीज. ये सारी जो रिवर्स है ये कावेरी नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज के अंदर आती है. इट्स बेसिन एक्सटेंडेड इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. कावेरी नदी कहां पर स्प्रेड हुई है, तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर ये रिवर स्प्रेड हुई है. इट मीट्स द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ऑफ कुडुलर इन तमिलनाडु. ये जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु के कुडुलर में जाकर मर्ज हो जाती है. There are other smaller rivers which flow eastward and meet Bay of Bengal. These include Damodar, Brahmani, Vaitrani and सुवर्णरेखा. ये सारी जो रिवर्स है ये भी अनदर रिवर्स है जो ईस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो करती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्स. देयर आर मेनी लेक्स इन इंडिया. फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड मोर इन हिमालयन रीजन. इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा अगर हम बात करें फ्रेश वाटर लेक्स, जहां पर स्वच्छ पानी होता है, तो वैसे लेक्स हमको देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन में. मोस्ट ऑफ द लेक्स कंटेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. ज्यादातर इंडिया के सारे लेक्स के अंदर जो पानी होता है वो रेनी सीजन के अंदर आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा. इन कश्मीर ग्लेशियल लेक्स आर फॉर्म्ड. कश्मीर के अंदर इवन ग्लेशियल लेक्स भी देखने को मिलते हैं. व्हाट इज मीनिंग बाय ग्लेशियल लेक्स, तो बर्फ के लेक्स जो आप कभी कभी देखते हो वीडियोस वगैरह में या न्यूज में कि कश्मीर में ठंडी के टाइम पे पूरे लेक्स बर्फ के हो जाते हैं, तो वो ग्लेशियल लेक्स होते हैं. अ फ्यू लेक्स आर फाउंड ड्यू टू विंड, रिवर्स एंड ह्यूमन एक्शंस. कुछ लेक्स जो है वो अपने आप कैसे बनते हैं, तो विंड की वजह से, रिवर्स की वजह से, ह्यूमन एक्शंस की वजह से बनते हैं. इन रिवर्स हैविंग मेनी मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म. जब रिवर के अंदर बहुत ज्यादा मेंडर्स यानी कि बहुत ज्यादा बोलते हैं कि टर्निंग होती है, तब लेक्स अपने आप फॉर्म्ड हो जाता है. ऑक्सबो यानी कि एकदम से जो रिवर है वो पूरी सर्कल में हो जाती है, तब लेक्स फॉर्म हो जाते हैं. यानी कि रिवर्स जो होती है वो कभी कभी मेंडर्स या ऑक्सबो उसके अंदर इंक्रीज होते हैं, तो लेक्स अपने आप भी फॉर्म्ड हो जाते हैं. सी टाइड्स हैव क्रिएटेड लगून लेक्स. सी टाइड्स जो होती है वो लगून तरीके के लेक्स भी बनाती है. चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लेक्स. लगून लेक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो चिल्का, कोलेरू और पुलिकट ये सारे एग्जांपल है लगून लेक्स के. सांबाल लेक इन राजस्थान इज अ सलाइन लेक एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट. राजस्थान का जो संबाल लेक है वो पहला ऐसा लेक है जो सलाइन लेक है. सलाइन लेक यानी कि खारा पानी है उसके अंदर, वहां पर वो लेक में से नमक भी बनाया जाता है.
हिमालयन हैज मेनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फाउंड ड्यू टू ग्लेशियल एक्सचेंज। हिमालय के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर के लेक इसलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज वहां पर ग्लेशियल एक्शन होता है। ग्लेशियल एक्शन कैसे कि भाई वहां पर ऑलरेडी स्नो होता है, स्नो जब पिघलता है तो वो फ्रेश ही होता है, जिसकी वजह से वहां पर स्वच्छ पानी आपको देखने को मिलेगा। वाटर वॉज फिल्ड इन द डिप्रेशंस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। जो वाटर होता है, ठीक है, वो जब अलग अलग बहुत सारी जगह पर बट जाता है और जहां पर एक ही बार बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा रह जाता है तो वहां पर अपने आप लेक्स बनना शुरू हो जाता है। ब्यूटीफुल लेक्स आर फॉर्म्ड हियर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो। जब स्नो पिघलता है तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लेक्स फॉर्म्ड होते हैं। वूलर लेक इन कश्मीर एज अ टेक्टोनिक ओरिजिन। अगर हम बात करें कश्मीर के वूलर लेक की तो उसकी एक अपनी टेक्टोनिक ओरिजिन भी है, यानी कि उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट भी आपको देखने को मिलेगी। अदर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ दिस एरिया आर दाल, भीमताल, लोकताल एंड बदम पानी। ये सारे जो लेक्स है ये भी कश्मीर के फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लेक। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेक्स? लेक्स आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज। इंसानों के यूज के लिए लेक्स बहुत ज्यादा तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज होता है। सम रिवर्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक्स। बहुत सारी जो रिवर्स होती है वो लेक में से ही ओरिजिनेट होती है, यानी कि लेक्स इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी पूरी रिवर लेक में से निकलती है। इन द रीजन विच हैव मोर रेन मोर वाटर कैन बी एक्यूमुलेट इन द लेक्स। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर लेक्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। द एक्यूमुलेटेड वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। जो पानी हमने इकट्ठा किया होता है वो लेक का पानी बाद में हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं या उसके अलावा और भी अलग अलग अदर पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। द स्टोर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग ड्रॉट। जब हमारे यहाँ पर सूखा पड़ जाता है यानी कि बारिश नहीं हो रही है तो वो स्टोर किया हुआ वाटर तब हम यूज कर सकते हैं। रिजर्वियर्स एंड लेक्स फॉर्म ड्यू टू द डैम आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग हाइडल पावर। ठीक है, कभी कभी लेक्स के वहां पर, रिजर्वियर्स के वहां पर डैम भी बनाए जाके जो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। फ्यू लेक्स इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हम घूमने जाते हैं वहां पर लेक्स होते हैं, तो लेक्स जो होते हैं वो नेचुरल ब्यूटी को भी इनहेंस करते हैं। Hence such lakes have been developed as tourist spots. Lakes are also important for fishery and as tourist resort. तो टूरिस्ट स्पॉट एक इंकरेज करता है, लोग घूमने जाते हैं तो लेक्स देखने जाते हैं, लेक्स के वहां पर बोटिंग एंड ऑल सारी चीजें करते हैं। उसके अलावा फिशरी करने के लिए भी लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए भी लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर। कैसे रिवर्स हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी इंक्लूडेड है। रिवर्स हैव रिमेन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री उठा के देख ले ह्यूमंस की हिस्ट्री तो रिवर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। जो रिवर्स है, ठीक है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, इट्स एन गॉड गिफ्टेड थिंग। देयर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज। रिवर इंसान की बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज सेटिस्फाई बेसिक नीड ऑफ मैन। जो रिवर है वो सारी बेसिक नीड फुलफिल करती है एक इंसान की, बिकॉज समुद्र का पानी सलाइन होता है यानी कि नमक वाला होता है, वो कभी हमारे यूज में नहीं आ सकता। रिवर इज द ओनली वाटर जो हर डोमेस्टिक यूज के लिए, हमारे पानी पीने के लिए, हर चीज के लिए यूज होता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड ड्यू टू रिवर्स। जितना भी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, वो डेवलप्ड भी रिवर्स की वजह से ही होती है। एशियन सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लोरिश्ड अलोंग रिवर्स। पहले के जितने भी हम सिविलाइजेशन ले ले, जैसे हड़प्पा ले ले, मोहनजोदारो ले ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले ले, वो सारे नदियों के आसपास ही डेवलप्ड हुए थे। मेजर सिटीज हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। जितनी भी सिटीज होती है वो सिटीज रिवर बैंक्स के पास में ही डेवलप्ड होती है, चाहे दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत एक्सेट्रा। ये सब जितनी भी सिटी होती है इनके अंदर मेन जो होता है वो रिवर ही होता है। रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ एन एग्रियन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जिसकी बेस है एग्रीकल्चर, एग्रियन कंट्री का सबसे बेस जो होता है वो रिवर ही होता है। इन रिसेंट टाइम्स रिवर वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, हाइडियल पावर एंड फॉर नेविगेशन। अभी के जमाने में रिवर जो है वो पानी पीने के लिए यूज होता है, इरिगेशन के लिए यूज होता है, हाइडियल पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, नेविगेशन, इवन रास्ता देखने के लिए भी यूज होता है। तो बेसिकली रिवर जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिक टर्म्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर पॉल्यूशन। रिवर वाटर इज यूज्ड मोर इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज। रिवर का जो पानी है, नदियों का जो पानी है वो हमारे डोमेस्टिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा यूज होता
है। एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इवन एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर सब जगह पर नदी का पानी यूज होता है। वी नो द रिवर एज लोक माता, हम लोग रिवर को लोक माता मानते हैं, यानी कि इवन हम लोग नदियों को पूजते हैं, नदियों की आरती करते हैं, नदियों को एज अ हम लोग गॉड एंड गॉडेसेस देखते हैं। कंसिडर इट टू बी वेरी होली एंड येट वी रिलीज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर, हम लोग नदियों को वेरी होली प्लेस मानते हैं, यानी कि हमारा तीर्थ स्थान, धर्म स्थान, हर जगह पर नदियों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बट ये सब रियलाइज करने के बावजूद हम जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो सारा नदियों के अंदर छोड़ देते हैं। द सेवेज वाटर इज डम्प्ड इनटू द रिवर नियर द सिटी, जितना भी खराब पानी होता है, गटर का पानी होता है, वो सारी चीजें हम लोग सिटी के पास में जो नदी होती है उसके अंदर छोड़ देते हैं। बिसाइड वी ऑल्सो थ्रो सॉलिड वेस्ट इन द वाटर, इसके अलावा हम लोग हर चीज जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, चिप्स के पैकेट्स हो गए, ये सारी चीजें हम लोग नदियों के अंदर फेंक देते हैं। एज अ रिजल्ट द रिवर वाटर इज पॉल्यूटेड, और इसी वजह से हमारी जो स्वच्छ नदी होती है वो खराब हो जाती है। थर्स वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, और इसी की वजह से हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज बिकम अवर नेशनल प्रॉब्लम, नदियों का जो पॉल्यूशन हुआ है, रिवर पॉल्यूशन जो हुआ है या वाटर पॉल्यूशन जो हुआ है, वो हमारे यहाँ पर पूरे देश की एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। गवर्नमेंट इज पुलिंग इन स्पेशल एफर्ट्स टू प्रिवेंट रिवर पॉल्यूशन, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो अलग अलग तरीकों से नदियों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, उसको क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। बट जब तक एक ह्यूमन, एक वहां के सिटीजन के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। वन साइडेड एफर्ट्स कभी भी काम नहीं करते, अगर गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स दे रही है तो एज अ सिटीजन हमें भी अपने एफर्ट्स देने चाहिए। एट दिस स्टेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली एक्सपेक्टेड अलोंग विद द गवर्नेंस एफर्ट, और ऐसी जगह पर पब्लिक का सपोर्ट अप्रिशिएट किया जाता है, उनका पार्टिसिपेशन इंक्लूड करना पड़ता है कि अगर सिटीजन करेंगे तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छे से सक्सेसफुल रहेगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं या कैसे उसको बचा सकते हैं। रूल्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली, हमें एक रूल्स बनाने चाहिए और जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन को लेके उसको वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करवाने चाहिए। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड थ्रू नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करवाने चाहिए जितने भी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, कि जो भी पानी आ रहा है वो स्वच्छ आ रहा है और जो पानी हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो भी स्वच्छ पानी ही रिलीज करे। स्ट्रिक्ट रूल शुड बी फॉर्म टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम रिलीजिंग इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर, एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि इंडस्ट्री कोई भी अपना खराब वेस्ट या फिर केमिकल वेस्ट नदियों के अंदर रिलीज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड फिल्टर हार्मफुल कंटेंट फ्रॉम द केमिकल इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर, इंडस्ट्रियल को जितना भी अपना हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या पॉइजनियस गैसेस होती है उनको फिल्टर करने के बाद जो हार्मफुल ना हो, जो एक वाटर बॉडीज को डिस्टर्ब ना करे, पानी को खराब ना करे, ऐसी चीजें ही नदियों के अंदर रिलीज करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप द रिवर वाटर क्लीन एवरी सिटीजन शुड टेक केयर नॉट टू मिक्स अप द डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द रिवर, और वाटर को क्लीन करने की जिम्मेदारी हर एक सिटीजन की है। बिल्कुल भी डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है वो उसके अंदर नहीं फेंकना चाहिए, कोई कचरा नहीं फेंकना चाहिए, वाटर को क्लीन रखना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही यूज करना चाहिए, तब जाके एक वाटर पॉल्यूशन कम होने लगेगा और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको स्वच्छ पानी मिलेगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।